आरोप लगता है कि यादवों की पार्टी है, आप लोग पीडीए की बात करते हैं। जो इस देश में कुचक्र और दुष्चक्र रचने वाले लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के, उन्होंने इसको एमवाई की पार्टी बना दिया। ट्रैक्टर चला लेते हैं आप? जी बिल्कुल चला लेता हूँ। कैसे चलाते नहीं चला लेता हूँ, ये तो दूसरे का है। 1-1 किलोमीटर हमने अपने सर पे बोझा भी ढोया है, धान का, गेहूं का। गाय को माता कहने वाले लोग, मुझे नहीं मालूम है कि कितना गोबर उठाए होंगे, लेकिन हम लोगों ने गाय की पूरी सेवा की। यादवों को यदमुल्ला कहा जा रहा है, आपके समाज के निरहुआ जी कहते हैं, भाजपा में जो मौजूद है वो लोग भी कहते हैं। लेकिन जो गाय को माता कहने वाले, वो अपने पिता को आज तक नहीं ढूंढ पाए। क्या सिर्फ जो पिछड़ों को आरक्षण मिला वो यादवों को मिला क्या? उसमें तो सभी पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला। हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं मनोज यादव जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। बहुत सवाल है सर आपसे पूछना, उस दिन बाकी रह गया था। दूसरा पॉडकास्ट आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्लेमर में देख सकते हैं। हमने सबसे पहला पॉडकास्ट मनोज सर का ही किया था। समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ पहला सवाल रहेगा सर। जी, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है कि यादवों की पार्टी है, आप लोग पीडीए की बात करते हैं। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ वो पिछड़ों की हक अधिकार के लिए हुआ। पिछड़ों के हक अधिकार किस तरह लंबे समय मतलब आज़ादी के बाद से, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, तो उस दौर में उन्होंने इस बात को कही। लेकिन इस देश की सरकारें कानों से बहरी हो गई थी, आंखों से दिखना बंद हो गया था और मेरे ख्याल से मुख से भी कुछ कहना बंद कर चुके थे। तो मुझे इस बात का एहसास है, पार्टी को एहसास है, और जो हमारे पुरखों ने पिछड़ों की राजनीति की कि पिछड़ों को हक अधिकार कब मिलेगा, तो उस हक अधिकार की लड़ाई को लेके आए। लेकिन उसका विस्तृत रूप आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया, और वो ये दिया कि उन्होंने पीडीए कहा। जो इस देश में कुचक्र और दुष्चक्र रचने वाले लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के, उन्होंने इसको एमवाई की पार्टी बना दिया कि समाजवादी पार्टी एमवाई की पार्टी, आरजेडी एमवाई की पार्टी। लेकिन ऐसा नहीं है, एमवाई से कोई सरकार नहीं बना सकता। ठीक वैसे ही जैसे टीबी से कोई सरकार नहीं बना सकता है कि ठाकुर ब्राह्मण से कोई सरकार बना लेगा, नहीं बन पाएगी। तो टीबी पार्टी वालों ने इस बात को बार बार कहा। एमवाई, समाजवादी पार्टी को एमवाई कहते हैं जी, टीबी क्यों नहीं कहती बीजेपी को? देखिए हम लोग ठीक हैं, वो थोड़ा सा अब नए दौर में आए हैं तो इनका भी नामकरण हुआ। देखिए जब कोई समाज, जब कोई वर्ग अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ रहा होता है तो वो दूसरे का नामकरण, दूसरे पे हमला वो नहीं करता है। वो उसकी सारी ऊर्जा इस बात में रहती है कि कैसे हमारे समाज के लोगों को उनके हक अधिकार मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए नामकरण इनका नहीं हुआ। लेकिन अब हक अधिकार की लड़ाई के साथ साथ इन कौन सा शब्द इनके लिए इस्तेमाल करूं, लेकिन टीबी पार्टी वालों के लिए निश्चित तौर पर नामकरण कहीं इसलिए नहीं हुआ कि आप लोगों के पास संसाधन नहीं था, मीडिया नहीं था आपके पास, आपके अधिकारी नहीं थे उस समय? हाँ, ये बात कही जा सकती है कि उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया पे भी एकाधिकार था, और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उस पर और बड़ा एकाधिकार हो गया। धन्यवाद करेंगे इस टेक्नोलॉजी का जिसके माध्यम से हम आप बात कर रहे हैं, कि टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को ताकत दी, पावर दी। हम लोग किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, और कहते नहीं है वायरल, पहले नैरेटिव कोई बनाता था, अब नैरेटिव हर कोई बना सकता है। पीडीए किसान है, किसानों की पहचान पीछे खड़ी है। ट्रैक्टर चला लेते हैं आप? जी बिल्कुल चला लेता हूँ। कैसे चलाते हैं? नहीं चला लेता हूँ, ये तो दूसरे का है। लेकिन इस पे बैठना, इस पे चलना, इस पे हर चीज करना मुझे बहुत बेहतर आता है। लेकिन चूंकि ये किसी का ट्रैक्टर है तो इस पे तो पूरी बात नहीं कही जा सकती। लेकिन किसान का बेटा हूँ, वो अलग बात कि छोटा किसान हूँ, तो छोटे किसान का बेटा हूँ, तो सब कुछ किया है अपने इन्हीं हाथों से। मैंने, मुझे याद है, खेत की गुड़ाई भी की है, इन्हीं हाथों से मैंने मेड़ की निकाई भी की है, खाद भी डाला है, इन्हीं हाथों से धान भी लगाए हैं, गेहूं की कटाई भी की है। और इसी सर पे, मतलब आप लोग, आज के लोग पता नहीं विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, 1-1 किलोमीटर हमने अपने सर पे बोझा भी ढोया है, धान का, गेहूं का। 1-1 किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर मैं ले जाता था, आधा किलोमीटर मेरे बड़े भाई। ऐसा नहीं कि पैसे का अभाव था, लेकिन वो जुनून था, वो उम्र थी, किशोरावस्था में थे, और कुछ कर गुजरने की चाहत थी। गाय का काम किया। ये जो गाय को माता कहने वाले लोग, मुझे नहीं मालूम है कि कितना गोबर उठाए होंगे,
लेकिन हम लोगों ने गाय की पूरी सेवा की। हाँ, एक सवाल और रहेगा, गाय को माता का आप सवाल कर दिए, तो हमारा भी एक सवाल आपसे ये रहेगा, गौ भक्त बड़ा कॉपीराइट हो गया इस पे कि हम हैं असली गौ रक्षक, हम हैं, गाय को पालन करने वाले हम हैं। नहीं देखिए, वो यादव को यदमुल्ला कहा जा रहा है, आपके समाज के निरहुआ जी कहते हैं, भाजपा में जो मौजूद हैं वो लोग भी कहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस कास्ट को, जिस कास्ट का इस देश में जितनी भी जातियां हैं, कोई छोटी बड़ी ऊंची नीची जाति नहीं होती है, लेकिन जितनी भी कास्ट हैं उसमें खान पान में, रहन सहन में, साफ सफाई में और गौ पालन में, कृषि करने में, पशुओं का काम करने में, उन सब में अगर कोई कास्ट सबसे ज़्यादा नंबर 1 रही तो यादव कम्युनिटी रही। और यादव कम्युनिटी का ये इतिहास बहुत शानदार है। भगवान कृष्ण से लेके जितने भी राजा महाराजा हुए, सबके पास गायें हैं, आज के दौर में भी गायें हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे पटना में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे सफाई में हो, या पूरे देश में हो। यादव है तो यादव की पहचान गाय से है, जानवरों से है, जो जानवर दूध देता है। और उनका पक्ष सिर्फ एक ही है कि कैसे समाज को स्वस्थ और हेल्दी बनाया जाए। तो दूध इसका सबसे बड़ा स्रोत है और फसलें अच्छी इसका स्रोत है। यादव कम्युनिटी कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे समाज का नुकसान हो, ऐसा मुझे महसूस होता है। बाकी तो आरोप लगाने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो गाय को माता कहने वाले, वो अपने पिता को आज तक नहीं ढूंढ पाए और पिता को पता नहीं कहाँ आवारा छोड़ रखा है। ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट तो हो। यादव गौ रक्षक क्यों नहीं बन रहे? अभी 2014 के बाद भाजपा आई है तो यादवों को गौ रक्षक वाला अधिकार नहीं मिल रहा, मुझे तो यही लगता है। क्यों? हम रक्षा करने वाले क्या है? जब हम गाय पालते हैं तो रक्षा करने की क्या मतलब? शब्द आ जाता है यादवों के लिए। देखिए, मैं ऐसे घटिया लोगों का कोई सवाल का जवाब देना नहीं पसंद करता, और किसी के कहने से यदुमुल्ला कोई नहीं हो जाता है। किसी के कहने से यदुमुल्ला हो जाएगा। और मुल्ला भी क्या होता है, मुल्ला का क्या मतलब होता है और यादव का क्या मतलब होता है? ये घटिया लोग जो आरएसएस की गोद में बैठ के पता नहीं क्या क्या करते हैं। आरएसएस की गोद मैंने कहा है, ये आप लोग अपने आप से परिभाषित कर लेना कि वो कौन लोग हैं जो आरएसएस की गोद में बैठते हैं। पता नहीं गोद में बैठ के करते क्या क्या है। ये एक जरूर विषय है विवेचना का कि करना चाहिए कि गोद में बैठ के क्या करते हैं। ऐसा तो नहीं घृणित कार्य करते हैं, ऐसा तो नहीं इस तरह के काम करते हैं कि वो लोग इस तरह की भी बात कहते हुए उनको संकोच और शर्म नहीं आती है। किसी मंदिर का कौन विरोध करता है? कौन विरोध करता है? और इन बीजेपी वालों से तो मैं एक ही बात कहूँगा, आरएसएस बीजेपी वालों से, राम मंदिर बन गया है, भगवान बाल रूप में वहाँ पे विराजमान है, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ मंदिर से काम नहीं चलेगा, हमारे लिए अच्छी एजुकेशन व्यवस्था के लिए अच्छा स्कूल भी चाहिए, अच्छा अस्पताल भी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ऐसे मंद बुद्धि, कम दिमाग वाले लोगों को मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि वो सवाल कितना अच्छा है। और राम का विरोध कल भी कोई नहीं कर रहा था, आज भी नहीं कर रहा और कल भी नहीं करेगा। और हाँ, जो विरोध वाले लोग हैं उनका विरोध होगा, वो राम को सामने कर देते हैं, वो भगवान को सामने करके अपने घृणित कार्यों को, अपने समाज में फैला रहे जहर को, उन सबको छिपाना चाहते हैं। लेकिन मुझे दुख उनसे नहीं है। घटिया वो जो 2 कौड़ी के उनकी गोद में खेलने वाले अपनी ही कास्ट को यदुमुल्ला कहते हैं, उनसे समस्या है। वो तो उनके पुरखे भी गाली देते थे यादव को, तब कभी अहीर कहा जाता था, कभी अहीर से चरवाहा कहा जाता था। मैं अपनी बात कह दे रहा हूँ, चरवाहा कहा जाता था, गाय भैंस पालने वाला कहा जाता था। मतलब वो इस तरह की बातें नहीं कही गई जिससे कि उनका सम्मान हो। एक सवाल सर मैं कर लेता हूँ, अहीर से यादव, यादव से यादव जी वाला संघर्ष कितना कठिन रहा? बहुत लंबा, कई दशकों की लड़ाई रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उन दशकों में हमारे जो नेता रहे, हमारे पुरखे रहे, उन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। सदैव नेताजी हों या आदरणीय लालू जी हों, रामविलास जी रहे हों, नीतीश जी हैं अभी, और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाले मंडल कमीशन के रामविलास पासवान जी थे। नहीं, रामविलास जी का नाम लिया, उनका कर्पूरी ठाकुर जी, बिंदेश्वरी प्रसाद जी, राम नरेश यादव जी, वो बहुत सारे लोग रहे, हर कम्युनिटी कास्ट के लोग रहे, पिछड़ों में, दलितों में, जिन्होंने उस लड़ाई को लड़ा और एक सम्मानजनक स्थिति दिलाई। लेकिन एक बात मुझे कहने में कभी कोई संकोच नहीं होता है, आज जो पूरी सोसाइटी में यादवों को बदनाम किया गया या बदनामी मिली,
उसके पीछे वो पिछड़ों की और सबकी लड़ाई थी। यादव को क्या मैं अगर मैं सवाल पूछूं, क्या सिर्फ जो पिछड़ों को आरक्षण मिला वो यादवों को मिला क्या? उसमें तो सभी पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला। एजुकेशन का आरक्षण मिला क्या सिर्फ यादवों को मिला? नहीं, सबको मिला और सब उसका लाभ ले रहे हैं। जो कम्युनिटीज पीछे रह गई, ट्रेडिशनल वर्क में रही, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिया या अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया, पढ़ने के लिए नहीं बढ़ाया, वो लोग पीछे रह गए। उनके लिए भी समय समय पे तमाम सारी स्कीम्स चलाई गई, तमाम सारी चीज़ों को बढ़ाई। जैसे नेताजी हमेशा कहते थे कि दवा, पढ़ाई और सुरक्षा, इन सब चीज़ों की, सिंचाई, इन सब की बात कही। और वो उन बातों का ये रहा कि समाज में एक बेहतर विकल्प बना, बेहतर चीज़ें बनी और मुझे लगता है कि बड़ा सम्मान हो गया है और हर जाति में सम्मान हो गया है, कानून की नज़र में भी और भी तरीके से। और मुझे ये महसूस होता है कि आने वाले समय में जो भेदभाव है ये कम होगा। सरकार 11 साल इस देश में आरएसएस के लोगों की रह गई, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा। अगर ये खत्म हो जाता, ये सरकारें ना होती, तो मुझे लगता है भेदभाव अपने बिल्कुल अंतिम समय पे होता और शायद अब तक दम तोड़ चुका होता। पिछड़ों के सबसे बड़े नेता किसको मानते हो उस समय के? यूपी में तो किसको मानेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो पिछड़ों के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया तो इस वजह से नहीं कि मैं उस पार्टी से हूँ, सीधे नेताजी ने जितना काम किया पिछड़ों के लिए वो किसी ने नहीं किया। ओवरऑल देश की बात की जाएगी तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे हुए हैं जो पिछड़ों की राजनीति की, जिन्होंने और पिछड़ों को लेके तमाम तरीके से जो प्रयास किया जा सकता था। देखिए, पिछड़ों की राजनीति का मतलब है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह के आए कि मैं पिछड़े का बेटा हूँ, अपनी जाति को अगुणों से पिछड़ों में दर्ज कराया। 11 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में आज तक पिछड़ों के लिए कोई ऐसा काम जिसको हम एग्जाम्पलरी कह लें या जिसको बड़ा ग्रेट काम कहा जा सके कि ये हुआ। इन पिछड़े प्रधानमंत्रियों से लाख गुना अच्छे कुछ अगड़े थे, चाहे वो बीपी सिंह जी रहे हों, चाहे अर्जुन सिंह जी रहे हों, देवगौड़ा जी रहे हों। इन सब ने अपने अपने समय में जो काम कर सकते थे वो काम पिछड़ों के लिए किया और उसका ये असर हुआ कि आज एक मजबूत स्थिति में मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से और खासकर पिछड़ी और दलित कम्युनिटी से अपील कर रहा हूँ, ना कभी भगवान खतरे में थे, ना कभी धर्म खतरे में था, ना कभी कोई मंदिर और मस्जिद खतरे में था। खतरा सिर्फ ये हुआ कि जब पिछड़ों को ताकत मिल गई आरक्षण के रूप में और उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगे तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को डर लगा और खतरे में ये आया कि अब पिछड़े का बेटा भी मुख्यमंत्री बन जाएगा, कल को देश की गद्दी पे प्रधानमंत्री बन के बैठेगा। तो निश्चित तौर पे जो यहाँ बड़ी आबादी है उस बड़ी आबादी के लोग हर महत्वपूर्ण पद पे अपनी हिस्सेदारी ले लेंगे।